गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपने पिछली क्लास में अपना जो टॉपिक लिया था आपके थर्ड पेपर में अप्लाइड जूलॉजी में, वो था सेरीकल्चर। सेरीकल्चर मीन्स रेशम कीट पालन। तो उसमें अपन ने उसका लाइफ साइकिल देखा था। लाइफ साइकिल में कि कितने एग्स देती है, कैटरपिलर लार्वा निकलता है, कैटरपिलर लार्वा फिर फूड ग्रहण करना बंद कर देता है, जिसके तुरंत बाद वो कोकून में प्यूपा में परिवर्तित हो जाता है। और मैंने बताया था कि लगभग जो कैटरपिलर है वो अपना जीवन 15 दिन का होता है उसका लाइफ साइकिल। उसके बाद वो एक कोकून में चेंज हो जाता है। उसके बाद की प्रोसेस अपनी आगे आएगी, वो है कोकून से रेशम कैसे निकाला जाए। इसमें एक छोटी सी बात रह गई थी अपनी, वो है कि जो रेशम है, जो सिल्क है, जो कैटरपिलर अपने हेड के चारों तरफ लपेटता है, ये जो फाइबर है ये आपस में चिपके हुए होते हैं। बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, ये लगभग 5 के लगभग फाइबर्स जो है एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं और एक फाइबर बनाते हैं, जिसे बोलते हैं अपन सिल्क या रेशम। ये जो 5 फाइबर है, छोटे छोटे स्मॉल फाइबर्स या तंतु, ये आपस में सिरेसिन नामक सबस्ट्रेट से चिपके हुए होते हैं। ठीक है, ये चिपके हुए होते हैं और जो कोकून है वो बनाते हैं। अब आगे की जो प्रोसेस है अपनी, कि इस कोकून से, कोकून कैसा बना था अपना, एक बार हल्का सा डायग्राम बना देता हूं मैं। जैसे ये प्यूपा है, इसके अंदर का जीव जो मेन एनिमल है, इसने अपने चारों तरफ ये सिल्क, मैंने डॉट डॉट से शो कर रहा है यहाँ पे, ये डॉट डॉट जो है यहाँ पे इसके चारों तरफ सिल्क को शो कर रहा है। यह है सिल्क, रेशम। अब ये जो कोकून है, ये जो कोकून है, इससे अपन को आगे रेशम निकालना है। मेन पर्पज क्या था अपना, सिल्क इंसेक्ट से रेशम या सिल्क निकालना। क्यों? क्योंकि अपन को बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले बात यही है कि सेरीकल्चर इंडस्ट्री, अपन को इंडस्ट्री लगानी है। ऐसा तो है नहीं कि सिल्क को अपन को जैसे कोई कुत्ते बिल्ली पालते हैं घर पे, वैसे तो पालना है नहीं। एक इंसेक्ट पाल के क्या करेंगे, अपन कुछ नहीं कर सकते। तो अपन को ज्यादा आमदनी हो, उसके लिए अपन को इसकी इंडस्ट्री लगानी है बड़े पैमाने पर। तो उसके लिए, एक इंडस्ट्री के लिए अपन को किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, वो सबसे मेन है। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि जो सिल्क इंसेक्ट है या जो सिल्क वर्म है, उसकी बेस्ट स्पीसीज, जैसे अपन ने अभी यहाँ पे बात करी है बॉम्बिक्स मोराई, सबसे बेस्ट स्पीसीज है। इसको किसी भी अपन क्लाइमेट में पाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसको गुजरात में पाले, उड़ीसा में पाले, राजस्थान में नहीं पाले, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले जो अपन को ध्यान देना है वो यह है कि बेस्ट स्पीसीज अपने पास हो। बेस्ट स्पीसीज का सिलेक्शन वो अपने पे डिपेंड है कि अपन कौन सी स्पीसीज का सिलेक्शन करता है। सेकंड, क्लाइमेट का ध्यान होना चाहिए, जलवायु जिसे बोलते हैं, जलवायु का विशेष ध्यान। थर्ड पॉइंट है इसमें, वो ये है, थर्ड जो पॉइंट है वो है इसमें जलवायु का। इसमें स्पेशल ध्यान इसलिए रखा जाएगा क्योंकि अपन जानते हैं कि हर एनिमल के लिए सूटेबल टेम्परेचर होता है। उससे कम या ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो सर्वाइव नहीं कर सकेगा। ठीक है, तो जो बॉम्बिक्स मोराई है या जो सिल्क इंसेक्ट है, कोई भी स्पीसीज का लिया हो अपन ने, उसके लिए सूटेबल क्लाइमेट होना ही चाहिए, वरना वो मर जाएगा। अपन इंडस्ट्री आगे लगा ही नहीं सकते।
थर्ड जो पॉइंट है वो है, जैसे अपन ने बेस्ट स्पीसीज का सिलेक्शन कर लिया, जलवायु का ध्यान भी रख लिया, लेकिन थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो इसकी खाने की चीज। क्या खाता है सिल्क इंसेक्ट? मलबरी प्लांट्स की लीव्स। मलबरी प्लांट या सहतूत के पर्याप्त प्लांट्स होने चाहिए अपने पास। तो ये तीन मोस्ट ध्यान देने योग्य बातें हैं जो सेरीकल्चर इंडस्ट्री को लगाने के लिए बहुत ही आवश्यक है। कौन कौन सी है? बेस्ट स्पीसीज का सिलेक्शन या अपने पास ऑप्शन होना चाहिए। जैसे ही अपन ने स्पीसीज सेलेक्ट करी, अपन अपनी इंडस्ट्री कौन सी लोकेशन पे लगा रहे हैं, अपने घर पे लगा रहे हैं या बाहर खेत में लगा रहे हैं, तो वहां का क्लाइमेट कैसा है, ज्यादा नमी तो नहीं है, ज्यादा टेम्परेचर तो नहीं है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए अपन को क्या क्या करना पड़ेगा, तो वो है इस जलवायु का विशेष ध्यान होना चाहिए। थर्ड है उसको खाना देने के लिए, खाना खिलाने के लिए, बिना खाने तो जीवित रहेगा ही नहीं, तो सहतूत के या मलबरी प्लांट्स के पर्याप्त अपने पास प्लांट होने चाहिए। तो ये थी अपनी तीन मोस्ट पॉइंट सेरीकल्चर इंडस्ट्री को लगाने के लिए। अब अपन नेक्स्ट बात करेंगे आवश्यक उपकरण। ये तो विशेष ध्यान देने योग्य बातें हैं, जैसे अपन प्लान कर रहे हैं तो प्लान में सेरीकल्चर इंडस्ट्री में क्या क्या ध्यान देने योग्य बातें वो है। अब आवश्यक उपकरण अपन को क्या क्या चाहिए। जैसे अपन केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि अपन ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए अपन को ये केमिकल्स चाहिए, तो आवश्यक उपकरण में लिखते हैं अपन उसको। ऐसे ही इस इंडस्ट्री में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स या उपकरण काम में लेते हैं अपन, वो देखते हैं अपन। तो फर्स्ट नंबर पे है suitable place। उचित स्थान। जैसे क्लाइमेट की बात आई वैसे सूटेबल पैलेस है। जैसे मान लो कि अपन ने स्पीसीज का सिलेक्शन किया, स्पीसीज को सिलेक्ट करते ही अपने पास सूटेबल पैलेस होना चाहिए। जैसे मैं बात कर रहा हूँ इस रूम की, तो ये रूम जो है इसका रूम टेम्परेचर क्या है, 20 के आसपास रहता है। तो ये अपन को देखना पड़ेगा कि जो सिल्क इंसेक्ट है बॉम्बिक्स मोराई, वो कितना टेम्परेचर सहन कर सकता है कौन सी लोकेशन पे। जैसे रूम है तो रूम में 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है, और यहाँ पे पर्याप्त मलबरी प्लांट्स अगर अपन लगा, जैसे ग्रीन हाउसेस वगैरह होते हैं, ऐसा पहले सिलेक्शन करें। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है अपना, सूटेबल पैलेस। जैसे रूम का सिलेक्शन कर लिया अपन ने, ठीक है। दूसरा है रेयरिंग रैक्स। रेयरिंग का मतलब है यहां पे पालन पोषण। पालन पोषण, पालन पोषण का मतलब है कुछ रैक्स बनी हुई होती है, जैसे अपने अलमारी में रैक्स बनी हुई होती है, वैसे ही कुछ रैक्स या अपन ट्रेज भी बोल सकते हैं इनको, ट्रेज। जैसे अपन सिल्क वर्म को अर्थवर्म को काटते हैं, उसके लिए एक ट्रे बनी हुई होती है, उसमें रख के उसको काटते हैं। वैसे ही रेयरिंग ट्रेज या पालन पोषण ट्रेज आती है इनकी। उन ट्रेज में रेशम जो इंसेक्ट है उसको रखकर उसको खाने के लिए मलबरी प्लांट्स की लीफ दी जाती है। तो कहने का मतलब पालन पोषण ही हो गया। थर्ड पॉइंट है फीडिंग ट्रेज। ये भी सेम ऐसा ही वर्क करेगी, लेकिन बनावट में थोड़ा डिफरेंस होता है। फीडिंग मतलब फूड देने वाली ट्रेज। फोर्थ है कोकून ट्रेज। जैसे ही कोकून बना, अपन जानते हैं सारी लाइफ साइकिल अपन ने पढ़ी है, जैसे अपन ने सिल्क वर्म की, इंसेक्ट की
स्पीसीज का सिलेक्शन किया, उसको सूटेबल पैलेस में रखा, उसका पालन पोषण किया इन ट्रेज में। तो 15 दिन के बाद कैटरपिलर लार्वा जो निकलेगा हैचिंग के बाद 10 दिन के बाद, उसके बाद 15 दिन का वो जीवन अपना व्यतीत करेगा, उसके बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कोकून या प्यूपा में। तो इन कोकून को एकत्रित करने के लिए, कलेक्ट करने के लिए कोकून ट्रेज होती है। जैसे अपन केमिकल्स लेके जाते हैं ना, उनमें रखकर, जैसे प्लेट में रोटी रखते हैं, वैसे ही कोकून ट्रेज होती है। वो कोकून रखकर अपन उनको ले जाते हैं जहां पे सूटेबल उनको टेम्परेचर दिया जा सके। ऐसे ही आगे है नाइफ। अब बोले सर ये चाकू किस काम में आएगा, यहाँ पे कोई मारना थोड़ी ना है, इसको मारना नहीं है। ये जो मलबरी प्लांट्स हैं, जो सहतूत के पौधे हैं, उनकी पत्तियों को काट कर, छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर इनको खाने के लिए दी जाती है। अब बड़े को तो खा नहीं सकते एक साथ। अब जो जैसे मान लो ये रेयरिंग ट्रे है, पालन पोषण ट्रे है, इसमें पूरे के पूरे मलबरी प्लांट को तो अपन रख नहीं सकते, नहीं रख सकते। तो इसलिए उसके छोटे छोटे लीव्स के टुकड़े अपन को काटने के लिए चाकू चाहिए। अगला पॉइंट है डालाज। डालाज का मतलब है ये एक लंबा छड़ी नुमा एक उपकरण है। इससे जो लंबे लंबे सहतूत के पौधे हैं, ऐसे तो है नहीं कि इतने ते आएंगे पौधे, कुछ लंबे होंगे कुछ छोटे होंगे, तो उन पत्तियों को तोड़ने के लिए ये एक स्टिक का बना हुआ एक उपकरण होता है जिससे अपन पत्तियों को तोड़ते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है अपना हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर किस काम में आएगा, आर्द्रता नापने के लिए, नमी नापने के लिए। मैंने कहा था ना कि नमी कितनी होनी चाहिए, सूटेबल होनी चाहिए, तो उसको नापने के लिए इस रूम में कितनी नमी है, आर्द्रता है, उसको नापने के लिए अपने पास एक हाइग्रोमीटर भी होना चाहिए। नेक्स्ट उपकरण है अपना थर्मोमीटर, ताप मापी। इससे अपन रूम का टेम्परेचर या जिस लोकेशन पे लगाया है उसका टेम्परेचर ज्ञात कर सकते हैं। तो ये अपने पॉइंट है। इनके अलावा और भी है आगे, वो भी देख लेते हैं अपन। 9 नंबर का उपकरण है फ्रीज। बोले सर ये क्यों चाहिए, ये इसकी तो बहुत जरूरत है अपन को। जो कोकून अपन को प्राप्त हुए हैं रेशम कीट से, सिल्क वर्म से, उन कोकून्स को संग्रहित करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए, ताकि वो खराब ना हो। कई बार होता क्या है, जैसे ये कोकून बन गया है, इसके अंदर क्या है, प्यूपा, अभी मरा नहीं है, प्यूपा जिंदा है। तो ये प्यूपा क्या करता है, कुछ टाइम बाद इस सिल्क को काटना स्टार्ट कर देता है अंदर से ही। तो जैसे ही इसको काटेगा, काट कर पूरा बाहर निकल जाएगा, तो ये जो रेशम था बाहर लिपटा हुआ है, ये पूरा खराब हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए या तो इस कोकून से तुरंत ही अपन रेशम निकालें, या फिर इसको सुसुप्त अवस्था में भेजने के लिए अपन इसको डीप फ्रीज में डाल दें, जैसे -4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर अपन कंटिन्यू अपन क्लास में चलते हैं, अपने आवश्यक उपकरण चल रहे थे अपने। इसमें 9 नंबर का अपना था फ्रीज। इसमें मैंने कहा था कि अपन कोकून को -4 डिग्री सेंटीग्रेड या 4 डिग्री सेंटीग्रेड, जितना भी अपन को टेम्परेचर चाहिए, सूटेबल टेम्परेचर जिस पे वो खराब ना हो, उस पे अपन फ्रिज में अपन रख सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट जो उपकरण है वो आएगा रैक्स। रैक्स रखने के लिए, जैसे अलमारी में रैक्स बनी हुई होती है, वैसे ही रैक्स आती है। नेक्स्ट नंबर पे है बास्केट्स। बास्केट्स अपन जो यूज में लेते हैं, वो जैसे चाकू से अपन ने जो मलबरी प्लांट्स की जो लीव्स काटी हैं, उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाएं, तो ज़्यादा क्वांटिटी में हो तो उनको बास्केट्स में अपन डाल सकते हैं। तो ये कुछ
आवश्यक उपकरण है जो अपन इसमें काम में ले सकते हैं। ऐसा एक हो सकता है अपना ओवन। ओवन किस काम में लेते हैं अपन? कोकून को रखने के लिए, या जो धागा है कोकून की चारों तरफ लिपटा है उसको हटाने के लिए, या प्यूपा को मारने के लिए अपन ओवन काम में लेते हैं। तो ये कुछ आवश्यक उपकरण थे जो इसमें काम में लिए जाते हैं। आगे अपन बढ़ते हैं। ये तो हो गए अपने आवश्यक उपकरण। अब कोकून से सिल्क निकालने की विधि, यहां तक तो क्लियर है सबके। अब आगे जो नेक्स्ट अपना स्टेप रहेगा वो है कोकून से रेशम निकालने की विधि। तो कोकून से रेशम निकालने के लिए अपन आगे बढ़ते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ, जो है स्टिफलिंग। स्टिफलिंग, इस स्टेप में क्या किया जाता है, जो कोकून है उसको ओवन में या गर्म पानी में, हॉट वाटर में अंदर डाल दिया जाता है ताकि उसके अंदर का प्यूपा मर जाए। अब क्यों मारा जाता है प्यूपा को, वो मैंने पहले बता दिया है। क्यों मारा जाता है? ताकि वो रेशम को खराब ना करे। इसलिए जो फर्स्ट स्टेप है स्टिफलिंग, रेशम निकालने की जो फर्स्ट स्टेप है स्टिफलिंग, इसमें कोकून को प्यूपा सहित या पूरे कोकून को गर्म पानी में या ओवन में हाई टेम्परेचर पर डाल दिया जाता है ताकि अंदर का प्यूपा मर जाए। फर्स्ट स्टेप क्लियर है। सेकंड जो स्टेप है वो आएगी रीलिंग एंड स्पिनिंग। रीलिंग एंड स्पिनिंग, पहले रीलिंग को समझ लिया। रीलिंग में क्या होता है, जैसे फर्स्ट स्टेप में अपन ने कोकून को गर्म पानी में या ओवन में डाला है, ठीक है। इसमें रीलिंग में क्या होगा, जैसे ही अपन ने कोकून को गर्म पानी में या ओवन में डाला उसको उबाला जाएगा। उबालने से क्या होगा, अंदर का प्यूपा मर जाएगा, जिससे जो सिल्क है वो उबालने के कारण खुल जाएगा। अब जो रेशम खुलेगा गर्म पानी में उबलने के कारण, उसके फाइबर्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं वो खुलेंगे। तो खुलने के कारण रेशम अलग होगा, उसको भी क्या कहेंगे अपन, रीलिंग। यानी जो रेशम के धागे आपस में चिपके हुए हैं सिरे से, इनसे उनके बंद पानी में उबालने के कारण कमजोर हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो उस प्रोसेस को कहेंगे अपन रीलिंग। अच्छा, जो ये जो रीलिंग स्टेप के अंतर्गत जो अपन को सिल्क प्राप्त हुआ है, इसे अपन बोलेंगे रील्ड सिल्क। लपेट लिया है अपन ने किसी पे, रील्ड सिल्क। इसी सिल्क को अपन बोलेंगे कच्चा रेशम, जिसे अपन बोलते हैं रॉ सिल्क। रिलेड सिल्क या रील्ड सिल्क को बोलेंगे अपन रॉ सिल्क। इसे कच्चा रेशम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये अभी कमजोर है, वीक है। इसे अपन ने इसको अभी पकाया नहीं है, ये बहुत कमजोर है, इसको अपन डायरेक्ट यूज में नहीं ले सकते। एक जो कोकून है उसका अगर वेट की बात करें अपन, तो 1.8 से 2.2 ग्राम ये एक कोकून का वेट है। अगर मैं लगभग आइडिया ले रहा हूं, लगभग 25,000 कोकून से सिल्क निकाला जाए, उसकी रीलिंग की जाए, तो लगभग 454 ग्राम अपन को रोज सिल्क या कच्चा रेशम प्राप्त होता है। कितने हजार कोकूनों से? 25,000 कोकूनों से 454 ग्राम यानी कि आधे किलो के लगभग रेशम प्राप्त होता है। तो ये तो हो गया अपना रीलिंग, यहां तक क्लियर है। अब इसी में है स्पिनिंग। स्पिनिंग में क्या होता है, अभी मैंने कहा कि रीलिंग में जो रेशम प्राप्त होता है उसे रील्ड सिल्क या रॉ सिल्क बोलेंगे, ठीक है। इस रॉ सिल्क को या कच्चे रेशम को
पकाया जाता है, केमिकल सॉल्यूशन में डाला जाता है और जो फाइबर्स है, वीक फाइबर्स रेशम के, उनको बल लगाकर पक्के धागों में या स्ट्रॉन्ग फाइबर्स में कन्वर्ट कर लिया जाता है। वो प्रोसेस कहलाएगी स्पिनिंग। क्या किया इसमें अपन ने? रीलिंग की प्रोसेस से जो प्राप्त हुआ है कच्चा रेशम, उसको केमिकल सॉल्यूशन में डालकर बल लगाकर पक्के रेशम के फाइबर्स में कन्वर्ट कर दिया है। वो कहलाएंगे, जो स्टेप कहलाएगी वो कहलाएगी स्पिनिंग। ठीक है, तो ये जो स्टेप है इसकी कोकून से सिल्क निकालने की, वो अपन ने देख ली है, जिसमें फर्स्ट स्टेप थी स्टिफलिंग और सेकंड थी रीलिंग एंड स्पिनिंग। इसमें कई बार क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं कि रो सिल्क किसे कहते हैं, रिलेड सिल्क किसे कहते हैं, फाइबर्ड सिल्क किसे कहेंगे, जो अपन को स्पिनिंग की थ्रू स्टेप के थ्रू मिला है। फाइबर बनाया अपन ने, स्ट्रॉन्ग फाइबर, तो इसे अपन बोलेंगे फाइबर या फाइबर सिल्क। पक्का रेशम कौन सा हुआ? स्पिनिंग की प्रोसेस से जो अपन को मिला है केमिकल सॉल्यूशन में डालने के बाद, फाइबर सिल्क। और रो सिल्क कौन सी प्रोसेस से मिला है? रीलिंग की प्रोसेस के थ्रू। तो ये अपनी कोकून से रेशम प्राप्त करने की विधि थी। यहां तक क्लियर है सबके? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन। चलो, ये तो अपने नॉर्मल आवश्यक उपकरण देख लिए, विधि देख ली। अब जो बॉम्बिक्स मोराई है, जो सिल्क वर्म है, जो सिल्क इंसेक्ट है, इसमें भी कई प्रकार की बीमारियां हो जाती है। जैसे अपने ह्यूमंस में होती है वैसे इनमें भी होती है। उनमें से पहली है, डिजीज की बात कर रहा हूं। सबसे पहली जो है वो है पेब्रिन। एक प्रोटोजोआ है पेब्रिन, एक पेब्रिन नामक डिजीज होती है। दूसरी है नोसिमा बॉम्बिक्स। एक तो पेब्रिन डिजीज है जो सिल्क वर्म में होती है, और दूसरी है एक प्रोटोजोआ जनित नोसिमा बॉम्बिक्स। तो ये दो डिजीज हैं। कई बार क्या होता है, एक नंबर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि किन्हीं दो या किसी एक बॉम्बिक्स मोराई या सिल्क वर्म में पाए जाने वाले डिजीज का नाम लिखिए। तो आप बता सकते हो पेब्रिन है और नोसिमा बॉम्बिक्स है। एक छोटा सा पार्ट इसमें रह गया है, वो है कि ये जो सिल्क है, जिसे अपन बोल रहे हैं रेशम, इसकी अगर केमिकल कंपोजिशन की अगर अपन बात करें तो इसका लगभग 75% पार्ट H2O में नॉन सोल्यूबल। कैसा होता है? नॉन सोल्यूबल, यानी अघुलनशील। ये जो 75% पार्ट है ये है प्रोटीन, जो H2O में नॉन सोल्यूबल अघुलनशील है। ठीक है, इसका जो सेकंड पार्ट है 75 आ गया तो बचा कितना? 25%। ये 25% जो प्रोटीन का पार्ट है ये H2O में सोल्यूबल होता है। एक और चीज, ये इलास्टिक होता है। जो 75% पार्ट बताया अपन ने नॉन सोल्यूबल, ये हार्ड होएगा और इलास्टिक यानी प्रत्यास्थ रहेगा। केमिस्ट्री में पढ़ते हैं हम ना, सेम वही है। तो क्या हुआ, ये 75% पार्ट प्रोटीन का जो है H2O में नॉन सोल्यूबल है, हार्ड है और प्रत्यास्थ है, जबकि 25% जो पार्ट है वो H2O में सोल्यूबल है। क्लियर है? तो ये था अपना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर का टॉपिक। अब सर आप पूछोगे कि आपने इतना सब कुछ बता दिया लेकिन अभी इसकी हिस्ट्री के बारे में नहीं बताया, तो आपने नोट्स में लिखा भी होगा। हिस्ट्री की अपन बात करें तो हिस्ट्री में
कि कहां पे इसकी खोज हुई, तो चाइना में सन 2697 बीसी, 2697 बीसी में चाइना में क्वांग टी, ये चाइना में एक प्रदेश है उसका नाम है क्वांग टी। इस प्रदेश की महारानी लोटजू ने सर्वप्रथम सिल्क की खोज की थी। सिल्क के फाइबर या सिल्क को फाइबर के रूप में सर्वप्रथम खोजा था। किन्होंने? चीन की महारानी ने सन 2697 बीसी में, जो एक क्वांग प्रदेश की महारानी थी, इन्होंने, इनका नाम क्या था? लोटजू, ने सबसे पहले फाइबर के रूप में सिल्क की खोज की थी। तो ये चीज ध्यान रखना, चीन की महारानी थी, क्वांग प्रदेश की महारानी थी लोटजू, उन्होंने सबसे पहले सिल्क की खोज की थी। ये अपना सेरिकल्चर का टॉपिक है वो कंप्लीट है। नेक्स्ट जो टॉपिक अपन ले रहे हैं वो है आपका लाख कल्चर। लाख कल्चर हिंदी में बोलते हैं लाख संवर्धन। लाख संवर्धन, जैसा कि अपन ने सेरिकल्चर में बॉम्बेक्स मोराई या सिल्क इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा है, वैसा ही अपन इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नॉर्मल इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इसका। डेफिनेशन क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसकी, कि लाख के इंसेक्ट से लाख प्राप्त करना क्या कहलाएगा? लाख कल्चर, व्यापारिक दृष्टि से। ठीक है, तो अपन डेफिनेशन बनाना चाहे कि व्यापारिक दृष्टि से लाख के जो इंसेक्ट्स हैं उनसे लाख प्राप्त करना ही लाख कल्चर या लाख संवर्धन कहलाता है। इस लाख के इंसेक्ट से अपन लाख वैक्स, वैक्स मीन्स मोम, डाई एवं रेजिन। लाख इंसेक्ट से कौन कौन से प्रोडक्ट्स मिलते हैं अपन को? वैक्स यानी मोम, डाई मीन्स रंजक, और रेजिन। ये तीन प्रोडक्ट है जो अपन को लाख इंसेक्ट से प्राप्त होते हैं। ये प्रोडक्ट जो अपन को प्राप्त हुए, इनसे अपन दैनिक दिनचर्या में काम में आने वाली विभिन्न प्रकार के जो प्रोडक्ट्स हैं वो अपन बना सकते हैं। ठीक है, अब अपन इसका आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन। तो नॉर्मल अपन ने बात कर ली कि लाख कल्चर किसे कहेंगे, इससे कौन कौन से प्रोडक्ट्स अपन को मिलते हैं। क्लासिफिकेशन की आगे बात करें तो सबसे पहले फाइलम, फाइलम है वही आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर हेमिप्टेरा, फैमिली लेसिफेरिडी, लेसिफेरिडी, जीनस, जीनस है लेसिफेरा, लेसिफेरा या टेकार्डिया, टेकार्डिया, क्लियर कर देता हूं, दिख नहीं रहा होगा, टेकार्डिया। स्पीसीज है लेक्का, लेक्का। तो इसका साइंटिफिक नेम क्या हुआ? लेसिफेरा या टेकार्डिया लेक्का। बोल सकते हो लेसिफेरा लेक्का या टेकार्डिया लेक्का। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। फाइलम क्या है? ऑर्थोपोडा है, क्लास वही इंसेक्टा है, ऑर्डर है हेमिप्टेरा,
फैमिली है लेसीफेराडी, जीनस है लेसीफेरा या टेकार्डिया और स्पीसीज है लेक्का। तो ये हो गया इसका क्लासिफिकेशन। ध्यान रखना जो भी इनके साइंटिफिक नेम है, कोई सा भी इंसेक्ट हो ध्यान रखना है, क्योंकि ये 1 नंबर के क्वेश्चन में मोस्टली पूछे जाते हैं। जैसे सिल्कवर्म का बॉम्बिक्स मोराई, लाख के इंसेक्ट का लेसिफेरा या टेकार्डिया लेक्का। ठीक है, तो इसका आगे का जो लाइफ साइकिल है, बॉडी की स्ट्रक्चर है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे। धन्यवाद।